तो आज के दूसरे टॉपिक में नव मार्क्सवादी, जिनको आधुनिकतावाद में भी पढ़ा और पढ़ाया जाता है, उनका नाम है जुर्गेन हैबरमास। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, जो भी कहा है उसका उद्देश्य देख लेते हैं, उससे पता लग जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या कहा है। क्या कहा है का मतलब उनकी अवधारणाएं कौन सी हैं, और अवधारणाएं होंगी तो पुस्तकें भी होंगी, बुक्स भी होंगी, कुछ कथन भी होंगे। तो हम हमेशा बोलते हैं कि कम से कम जो कहा है उतना ही, अगर शब्दावली भी याद हो जाती है तो आपके 80% प्रश्न थिंकर से बनना खत्म शुरू हो जाएंगे और बन भी जाएंगे पूरे। बहुत रेयर चांसेस है कि उसके अंदर पूछे कि इस अवधारणा का अर्थ बताइए, क्योंकि आपके यहाँ इस पैटर्न पर पहला एग्जाम है जो पैटर्न आप पढ़ रहे हैं। अभी तक आपके सिलेबस में एग्जाम जितने भी हुए हैं, 3 हुए हैं शायद अभी तक, उनमें कभी भी ये सिलेबस नहीं दिया गया था। तो एग्जामर थोड़ा सा आपसे सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। तो ठीक है, फिर जुर्गेन हैबरमास का उद्देश्य देख लेते हैं। उसका उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से जो मार्क्सवाद है वो बचा रहे, और अगर मार्क्सवाद तभी बचा रह सकता है जब मार्क्स अपने आप में कुछ परिवर्तन कर ले। और हमने पहले भी कहा, जिस मूल अवधारणा के साथ नव शब्द जुड़ जाए, उत्तर जुड़ जाए, उत्तर मार्क्सवादी, पोस्ट मार्क्सिस्ट, सॉरी लेटर मार्क्सिस्ट, तो मान लीजिए कि मूल मान्यताएं वही रखेगा वो आदमी जिस पर आलोचना हुई है, उन आलोचना को दूर करने की कोशिश करता है। तो नव मार्क्सवादी वे सभी विचारक हैं जिन्होंने मार्क्सवाद की चुनौतियों और आलोचनाओं को स्वीकार किया है और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर दिए हैं। कौन कौन एक विचारक है, उनके कुछ के और के नाम भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जर्गेन हैबरमास लीड प्लेयर है। एंटोनियो ग्रामशी, एंटानियो या एंटोनियो ग्रामशी भी नाम आता है इनका, उनको भी फोकस कर लें साथ साथ में। गेरोल्ड कोहेन, जी कोहेन या कोहन भी मिलेगा कहीं कहीं नाम आपको इनका। अगला नाम अल्थ्यूजर भी है। ये मुख्य विचारक है। ठीक है। अगर कोई पूछे कि नव मार्क्सवाद को एक लाइन में समझाइए, तो वो लाइन लिख लीजिए जिससे आपको उद्देश्य पता लग जाएगा। क्या है कि नव मार्क्सवाद में मार्क्स, एंजल्स, मार्क्स, एंजल्स इत्यादि को आधार बनाकर या केंद्र बनाकर अन्य सामाजिक सिद्धांतों की सहायता से आधुनिक सामाजिक यथार्थ को आधुनिक सामाजिक यथार्थ को जानने का प्रयास किया जाता है, जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है यहाँ तक। तो जो भी बताएगा वो इसके केंद्र में रखेगा, किसके, मार्क्सवाद के केंद्र। तो जहां जहां मार्क्स की आलोचना होगी वहां वहां ये आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। और अच्छी बात आपको समझने के लिए है, हमेशा के लिए समझ लो, या लिखना चाहो तो लिख भी लें, अगर प्रकारवाद अपने आप को दुरुस्त करना चाहे तो वो मार्क्सवाद का सहारा लेता है, क्योंकि प्रकारवादियों की आलोचना मार्क्सवादियों ने की। क्योंकि प्रकारवादी हमेशा सहयोग की बात बल देते हैं और मार्क्सवादी
हम लोग संघर्ष पे बल देते हैं। ये व्यवस्था में जैसा चल रहा है यथास्थितिवाद को समर्थन कर रही है, परिवर्तन पर बल देते हैं। इंटरेस्टिंग चीज। और जब मार्क्सवाद में कोई परिवर्तन करना होता है तो वो प्रकारवाद को ले आते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों ही दो छोर पर खड़े लोग हैं, अतिवादी हैं। तो मध्यम मार्ग क्या होगा कि कुछ तुम्हारी मान लेते हैं और कुछ, यानी ये दोनों विचारधाराएं अतिवादी हैं। जैसा कि आपको याद होगा एंथनी गिडेंस ने अपने संरचनाकरण के सिद्धांत में बोला था। और दूसरा कौन है? प्रकारवादी भी अतिवादी है और मार्क्सवादी भी एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं दोनों। तो क्या करें फिर? बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, कुछ मार्क्स की सुन लेते हैं और कुछ प्रकारवादी। तो दोनों ही जब अपने आप में सुधार करना चाहेंगे तो दूसरे को आधार बनाएंगे। तो इससे क्या पता लग जाएगा कि दोनों सिद्धांतों में कुछ ना कुछ कमियां जरूर हैं, और जो भी करेगा ये काम वो न मार्क्सवादी होगा या न प्रकारवादी। जेफरी अलेक्जेंडर न प्रकारवादी हो गए, जर्गेन हेबरमास न मार्क्सवादी। ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, ये आसानी रहेगी आगे चीजों को डिस्क्राइब करने में। ठीक है, अवधारणा लिखे, बहुत अच्छी अवधारणा है। लेजिटिमेशन क्राइसिस, लेजिटिमेशन क्राइसिस से लिखिएगा, LEGITIMATION, लेजिटिमेशन क्राइसिस। कम्युनिकेटिव एक्शन, इंग्लिश में लिखें तो बेहतर है, हिंदी में तो मुश्किल हो सकती है आप लोगों को। कम्युनिकेटिव एक्शन। अगला शब्द सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने, पहली बार लिखिए, हरम्यूनेटिक इंक्वायरी। हरम्यूनेटिक इंक्वायरी, HERMENATIC, हरम्यूनेटिक इंक्वायरी। बात समझ में आ रही? ये है कुछ अवधारणाएं। आप कुछ किताब लिखिए, किताब के पास एक ही आपके पास, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, ये बुक लिखनी है आपको जुर्गेन हेबरमास की। और दूसरी किताब वही है जो आपने अवधारणा लिखी है, लेजिटिमेशन क्राइसिस। लेजिटिमेशन क्राइसिस। तो किताबें तो आपको जैसी उम्मीद है कि रटनी ही पड़ेगी, तब बात बनेगी, क्योंकि ये अवधारणाएं भी हैं, इसलिए रटने में बहुत ज्यादा अंतर या फर्क पड़ना नहीं चाहिए आपको। एक किताब और लिखिए, मॉडर्निटी वर्सेस पोस्ट मॉडर्निटी, आधुनिकता बनाम उत्तर आधुनिकता। ठीक है, इसके अलावा हेबरमास की दो अवधारणा पर और साथ ध्यान देंगे आप। लाइफ वर्ल्ड, लाइफ वर्ल्ड, जीवन जगत, जिसकी चर्चा पहले भी कोई कर चुका है शायद, बताएंगे कौन? सोर्स कर चुके हैं। ठीक है, वैसे तो किताबें मेन आपने लिख ही ली है, लेकिन कुछ और लिख लीजिए। टुवर्ड्स रैशनल अथॉरिटी, टुवर्ड्स रैशनल अथॉरिटी, तार्किक अथॉरिटी के साथ सोसाइटी में लिखिएगा, तार्किक समाज से आगे क्या है। नेक्स्ट, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, नॉलेज एंड ह्यूमन
इंटरेस्ट लिखिए। थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और लास्ट किताब है अ रिप्लाई, ए रिप्लाई। शुरू करें फिर। जो मूल प्रश्न है, अगर केवल आपके सिलेबस में जैसा कि कहा गया है कि ये क्या है, मार्क्सवादी है, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने उत्तर आधुनिकतावादी के साथ में या आधुनिकतावादी के रूप में देखेंगे तो फिर कहानियां और भी तैयार करनी पड़ेंगी। तो पहले हम कोशिश कर लेते हैं कि मार्क्स के विरोध में या मार्क्स के साथ क्या कहना चाहता है। अब तक आपने जो पढ़ा, इसका मतलब है कि मार्क्सवादी तो है, कम से कम है। और रैशनैलिटी की बात कर रहा है तो वेबर का प्रभाव भी हो गया। तो डॉरेंडॉर्फ के अलावा दूसरा आदमी जिसने दोनों को अपना आधार बनाया, क्योंकि ये भी तो है, अगर मार्क्स की आलोचना करनी है तो आधार किसको बनाना पड़ेगा, वेबर को आधार तो बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने ये वेबर को पढ़ा तो अभी आपने देखा कि कई सारी मान्यताएं वेबर की मार्क्स के विरोध में खड़ी थी। तो जिसको वेबर की मार्क्स की आलोचना करनी है उसे जरूर वेबर का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। और जो प्रकार्यवाद की आलोचना करना चाहेगा वो मीड का सहारा लेगा, लेना ही पड़ेगा। ठीक, क्योंकि प्रकार संरचना पर बल देता है और मीड इकाई पर बल दे रहा है। तो कुल मिलाकर तीन विचारकों का प्रमुख प्रभाव है, और भी प्रभाव है उस पर। तीन विचारकों का मुख्य प्रभाव है, और वो तीनों जगह तीनों का प्रभाव कई जगह दिखने वाला भी है। तो सबसे पहले हम मार्क्सवाद पर चर्चा कर लेते हैं, तो आपकी समझ में अच्छे से आना चाहिए। अगर मार्क्स अतिवादी है या मार्क्सवाद अतिवादी है तो क्या है, हमेशा संघर्ष पर बल। तो ये लोग क्या करेंगे, संघर्ष के साथ सहयोग पर भी, यानी सहयोग को भी आवश्यक माना जाएगा। और ऐसा होता भी है, लेकिन वेबर ने ऐसा नहीं माना, मार्क्स ने ऐसा नहीं माना था, लेकिन ये लोग मानना शुरू करेंगे कि समाज में संघर्ष परिवर्तन के लिए जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है परिवर्तन के लिए सहयोग। इससे दूसरी चीज निकल आएगी नव मार्क्सवाद की। अगर संघर्ष कर रहा है तो कौन कर रहा था वहां पर, मजदूर। जरूरत नहीं है, जरूरत किस चीज की है, सहयोग की। तो यहाँ राज्य सहयोग ही नहीं करता बल्कि क्या कर रहा है, कल्याणकारी भी। और मार्क्स का राज्य कैसा है, शोषण की इकाई है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा, कल्याणकारी इकाई। ठीक है। जो मार्क्स ने नहीं किया वो भी बताएंगे। क्या नहीं किया मार्क्स ने, आलोचना करता है कि मार्क्स के श्रम के सिद्धांत के आधार पर किसी भी समाज की सामाजिक किसी भी समाज की राजनीतिक और सांस्कृतिक व्याख्याएं नहीं की जा सकती। आप भी सहमत होंगे इस बात से, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्याख्याएं नहीं की जा सकेंगी, कर पाते। और सही भी है। लेकिन समाज तो बनेगा तो साथ में क्या आएंगी, अर्थव्यवस्था के अलावा कौन कौन आएगा, राजनीति भी आएगी और संस्कृति भी आएगी। जबकि मार्क्स के आधार पर, केवल श्रम के आधार पर क्या समझ सकते हैं, अर्थव्यवस्था समझ सकते हो अच्छे से, लेकिन बाकी व्यवस्था तो गायब हो गई। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है ना, हैबरमास ने कितने प्रकार की व्यवस्थाओं का उल्लेख कर दिया। अर्थव्यवस्था तो मानेगा ही मानेगा क्योंकि मार्क्स का चेला है, लेकिन आलोचना है सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के को लेकर, तो इसलिए उनका उल्लेख भी कर देता है। ठीक है। मार्क्स कौन सा निर्धारणवादी था, आप जानते हैं, आर्थिक निर्धारणवादी है। जिसका अर्थ क्या था, मार्क्स कहता है कि समाज की
अधोसंरचना अर्थात अर्थव्यवस्था समाज की अधिसंरचना यानी जीवन के अन्य पक्षों को निर्धारित करता है। यही बात हुई। लेकिन आप जानते हो कि पैरों के बल खड़े मार्क्स को किसने सर के बल पर खड़ा कर दिया, और क्या 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 खड़ा किया था कि विचार, संस्कृति और धर्म क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था का निर्धारण करते हैं। तो नव मार्क्सवादी कहते हैं कि विचार नहीं बल्कि राज्य भी अर्थव्यवस्था को निर्धारित करता है। तो वेबर की कौन सी बात मान ली कि मार्क्स को सर के बल खड़े नहीं होने दिया, पैरों के बल खड़ा नहीं किया, लेकिन सर के बल पे खड़ा नहीं किया, राज्य के बल खड़ा कर। बात समझ में आई? अगर सर के बल खड़ा करना तो फिर विचार और आधार क्या बनता, धर्म संस्कृति बनती। लेकिन यहाँ आधार वेबर की विचार धर्म संस्कृति नहीं है। हाँ, लेकिन ये तय है कि कम से कम मार्क्स को पैरों के बल खड़ा नहीं रहने दिया उसने। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन घूमता है इस तरीके से। तब आपको व्याख्या मतलब सोचना पड़ेगा कि कौन खड़ा कर दे रहा है वेबर, किसके बल, वापस सर के बल, विचार संस्कृति धर्म के कारण। कौन ऐसा है जो कम से कम किस पे नहीं खड़ा होने देगा, अर्थव्यवस्था पर। वो तीसरा आधार पैदा कर देगा। तो अगर ये फिगर बनेंगे तो 3 बनने चाहिए। ये तो मार्क्स का बन गया, बना। वेबर का बनता तो कैसा बनेगा, अगर ये अधोसंरचना है तो ये क्या होनी चाहिए, धर्म, विचार, नैतिकता, एथिक्स होने चाहिए थे। ये वेबर का डायग्राम बनेगा। और अगर अब बनता है किसका, हैबरमास का, तो यहाँ आना चाहिए राज। तो उठापटक ये भी कर रहे हैं। मार्क्स पूंजीवाद का सबसे बड़ा आलोचक है, एकदम खत्म करने पर तुला हुआ है। ये लोग कहते हैं कि ना, पूंजीवाद ने ना केवल शोषण नहीं किया बल्कि पूंजीवाद से जो लाभ मिले हैं, लोगों की आय बढ़ी है, उसका लाभ मजदूरों को भी मिला है। भले ही आज मजदूर यूरोप में समृद्ध बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आज वो मार्क्स के समय की तरह का मजदूर नहीं है जो जिंदा रहने के लिए क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। नहीं, आज जिंदा रहने के लिए फाइट नहीं करता, बल्कि उसके पास भी सभी सुख सुविधाएं हैं। हाँ, अगर भारतीय के अंदर आज भी है। तो तब अंतर कैसा है मार्क्स के यहाँ, संचित और वंचित का अंतर, ठीक है। मार्क्स का अंतर कैसा था, वंचित का। लेकिन डॉरेंट क्या नाम, हैबरमास बोलेगा कि अब अंतर संचित वंचित का नहीं है, अब अंतर उच्च और निम्न का हो गया। यानी जो निम्न है वो वंचना का शिकार तो है, लेकिन अब सर्वाइवल की समस्या उसके सामने नहीं खड़ी, बेहतर स्थिति जी रहा है। और सुविधा के लिए आप भी देख सकते हैं, आज भी किसी भी मजदूर के यहाँ, सामान्य मजदूर के यहाँ जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, आप देखेंगे उसके यहाँ भी चाहे छोटी टीवी हो, ब्रांडेड टीवी ना हो, लेकिन मिलेगी। लोकल ब्रांड का फ्रिज भी मिलेगा, या पुराना फ्रिज सेकंड हैंड ले आएगा वो, मिलता उसके यहाँ। अब मजदूर अगर सुविधा भोगी हो गया, आपके बड़े घरों में एसी होगा तो उसके यहाँ छोटा सा कूलर तो लगा ही होगा, क्लियर। प्लस अगर उसकी इनकम कुछ भी नहीं है तो राज्य क्या दे रहा है, मनरेगा के माध्यम से रोजगार दे रहा है उसे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्कीम चल रही, 10,000 रुपए का लोन दे रही सरकार। तो पूंजीवाद ने ना केवल मजदूरों को लाभ पहुंचाया, बल्कि पूंजीवाद में राज्य ने मार्क्स के विपरीत अपनी भूमिका बदली और मजदूरों के लिए कल्याणकारी हो गया। तो राज्य पूंजीवाद दोनों ही अब क्या है, मजदूरों के कल्याण के लिए सोचते हैं, और वो देखने को मिलता भी है। श्रम सुधार, मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं उसी पूंजीवाद में चल रही हैं।
भारत का संविधान का एक आर्टिकल जो डीपीएसपी में कहता है, प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। राज्य ने क्या नियम बना दिए हैं कि अब अगर कंपनी के 100 शेयर हैं तो एक निश्चित हिस्सा हिस्सा किसको मिलेगा, वहां के मजदूरों को भी बांटा जाएगा। इसका मतलब अब मजदूर भी कंपनी का क्या है, शेयर होल्डर है, अंशधारक है। तो क्या आप अपनी ही कंपनी को लॉस पहुंचाने की सोचेंगे? नहीं पहुंचेंगे, सोचेंगे। ठीक। तो आज के राज्य ने और आज के पूंजीवाद दोनों ने क्या किया, अपनी भूमिकाएं बदली है। यानी मार्क्स के समय का पूंजीवाद चरम पूंजीवाद, क्रॉनिक कैपिटलिज्म, कि जो केवल लाभ के अलावा कुछ नहीं सोचता। आज का कैपिटलिज्म लिबरल कैपिटलिज्म, उदार पूंजीवाद, जो मजदूरों के अस्तित्व को अच्छे से बनाए रखकर अपने लाभ के बारे में सोचता है। मजदूरों को पेंशन भी देता है, मजदूरों को अलाउंसेस भी देता है, काम के घंटे भी कम कर दिए गए हैं, सुविधाएं भी बढ़ा दी गई हैं, सब कुछ कर रहा है। मार्क्स के समय का राज्य पुलिस राज्य है, आज के समय का राज्य कैसा है, कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य ने पूंजीवाद को मजबूर कर दिया कि अपना स्वरूप कैसा बना ले, उदार बना। अब चरम पूंजीवाद देखने को नहीं मिलेगी। जहां भी पूंजीवाद चरम होने की कोशिश करता है वहां कल्याणकारी राज्य आकर खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, अच्छी बात की, मार्क्स के एक कदम और ऊपर कहता है, तुम किस चक्कर में पड़े हो कि अधो संरचना आधी संरचना का निर्माण करती है। मार्क्स कहता है, हेबरमास कहता है कि मेरे पास तो एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि इन दोनों का निर्माण भी कोई और करता है, इनके पीछे भी कोई नीचे संरचना है, और वो क्या है, संकेत, अंतःक्रिया। यानी यहाँ संरचना 3 प्रकार की हुई है हेबरमास के। तो ये तो अधोई रहेगी, लेकिन ये हो जाएगी मध्य, और यहाँ भी बदल दिया उसने, राज्य कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ 3 संरचनाओं का उल्लेख है, किसके पास, हेबरमास के पास। और मूल संरचना क्या है, अंतःक्रिया, प्रतीक, संचार, जिनके बिना दोनों चल ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हेबरमास के अनुसार बनाना हो तो क्या बनाएंगे, यहाँ आ जाएगा राज्य, यहाँ आएगी अर्थव्यवस्था, आएगा। और अपने आप में पूरा क्या है, संचार, प्रतीकों की व्यवस्था, ठीक है, अंतःक्रिया की व्यवस्था। क्लियर है? क्या कहा था कि अंतःक्रियावादी भी आके खड़े हो जाएंगे मार्क्स के विरुद्ध में। तो शुरुआत में लिखा था आपने, हेबरमास पे किस किस का प्रभाव हुआ, मार्क्स का, वेबर का, और तीसरा मीड का प्रभाव दिखने लगा है। संचार, प्रतीक, अंतःक्रिया, मीड का प्रभाव, ये स्थिति मीड के प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, यहां पर उसने अभिव्यक्तिशील तर्क की अवधारणा दी, एक्सप्रेशनल लॉजिक कंसेप्ट का यूज किया। ठीक, निर्धारणवाद का विरोध करते हुए कहता है हेबरमास, क्या, कि मेरे से पहले के सभी विचारकों ने सत्य की एकांगी व्याख्या की है। एकांगी भी निर्धारणवादी होता है नहीं? सत्य को केवल एक ही पहलू से देखा है। वेबर ने देखा तो मार्क्स के विरोध में देखा, और मार्क्स ने देखा तो प्रकारवादियों के विरोध में। तो दोनों ही क्या देख पा रहे हैं, समग्र सत्य नहीं देख पा रहे, सत्य का केवल
एक हिस्सा देख पा रहे, एकांगी सत्य हो गया। जबकि सत्य तो सापेक्षिक होता है। अगर इस लाइन का आप मतलब समझ गए हो तो मुझे भी समझाइए। सत्य तो सापेक्षिक होता है। बताइए इस लाइन में क्या कहना चाहते हैं आपके जर्गेन हेबरमास। उनका कहना है कि मार्क्स ने जब बताया तो उन्होंने जो इकोनॉमी को बात की और उसके बाद वेबर आए और उन्होंने धर्म के अकॉर्डिंग ठीक है, ताकि एक ही पक्ष करता है, दूसरे पक्ष को इग्नोर कर दिया। यहाँ तक ठीक है। अब सत्य सापेक्षिक होता है ये बताइए। सापेक्ष होता है मतलब कि दोनों का ऐसा ले सकते हैं, दोनों साथ में। अच्छा, जब भी सापेक्षिकता आएगी तो इसका सीधा मतलब है कि जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वहां समय और परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप समय और परिस्थिति का ध्यान रखेंगे तो दो स्थानों का सत्य कैसा हो जाएगा, अलग अलग, एक अलग अलग होगा। अगर सत्य एक होता तो समय और परिस्थिति क्या कर लेगी, बताइए। अगर सत्य यूनिवर्सल है तो क्या समय प्रभाव डाल पाएगा उसमें, नहीं डाल सकता। क्या परिस्थितियां बदल पाएंगी सत्य को, नहीं बदल सकती। लेकिन सत्य अगर परिस्थिति से चलता है और वही सत्य है, सत्य समय से चलता है। ठीक। कल तक आप कितने साल के थे, यही नहीं पूछ रहा हूं आप लोगों की, बताइए। 35 साल। अब राइट नाउ एक दिन क्या सत्य था, जो बीत गया वो या जो है वो अभी। सत्य अगर होता तो 1 घंटे बाद क्या होगा, आप कितने साल के हो जाएंगे, 1 घंटा और। तो सत्य कुछ नहीं होता, सापेक्षिकता के साथ देखना पड़ेगा। ठीक, कि 15 सितंबर 2021 में 1 बजे तक आप कितने साल के हैं, ये आपका परिस्थिति और समय एक पर्सनल। जैसे आप कहेंगे कि 31 सितंबर को 1 बजे के बाद आप कितने हैं, कितने महीने के हो गए, इतने साल के हो गए, सत्य फिर बदल गया। तो सत्य किस पर निर्भर कर रहा है, समय पर निर्भर कर रहा है। तो समय ही सत्य है, और जो खुद स्थिर नहीं होता। अगर समय सत्य है तो उसे स्थिर होना चाहिए था, लेकिन वो भी क्या नहीं है, वो तो बदल रहा है। बात हमने पहले भी समझी। तो सापेक्षिक सत्य जब कहा जाए तो इसका सीधा अर्थ है कि जिस चीज की आप व्याख्या कर रहे हैं, आपने वहां से परिस्थिति और समय को लागू किया हुआ है। और ऐसा हो नहीं सकता कि जिस चीज की आप व्याख्या कर रहे हैं उस पर समय और परिस्थिति का प्रभाव ना पड़ता हो, ये असंभव। जो ऐसा सोच रहा है वो एकांगी व्याख्या करने की कोशिश कर रहा है, निरपेक्ष व्याख्या कर रहा है। सामाजिक सत्य तो कम से कम निरपेक्ष नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल ही है। तो सापेक्षतावाद बहुत जरूरी है समझना। आप जो भी कहते हैं उसका एक संदर्भ है। संदर्भ मतलब समय और परिस्थिति आपने ध्यान रखी है। अब परिस्थिति यहाँ कर्ता हो सकता है, गर्मी और सर्दी भी हो सकती है, आपका गुस्सा और आपका कूल व्यवहार भी हो सकता है, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। ठीक। तो क्या आप अपने बारे में कह सकते हैं कि आपके बारे में इतना तो कम से कम सत्य है, बताइए। जब भी आप कहेंगे कम से कम इतना सत्य है तो उसके पास भी, उसके पीछे भी क्या दिख रहा होगा, समय और परिस्थितियों का प्रभाव। आपने कहा कि आपका नाम ये है, ये तो सत्य है। 35 साल तक कौन सा सत्य चल रहा है आपके साथ, 35, तो आपने चलिए मान ली सत्य है। क्या गारंटी है आगे भी यही रहेगा, कोई गारंटी नहीं, ये नाम बताइए। तो ये तो हुआ कि बदलेगा। सभ्य परिस्थिति क्या है, क्योंकि ये आपने नहीं दिया, क्या हुआ है, आपके पेरेंट्स ने दिया हुआ। तो एक समय विशेष में आपको ये नाम मिला था, तो समय विशेष में बदल भी सकता है, बदल सकता है। तो सापेक्षिकता का मतलब समझ में आया। किसी भी चीज की व्याख्या तत्कालीन समय या जिस समय में आप व्याख्या कर रहे हैं उस समय का ध्यान रखिए, और परिस्थिति का ध्यान रखिए कि आप कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, किस एज में है, क्या कलर है आपका, कौन सी जाति है, कौन सा लिंग है, कौन सा धर्म है।
इससे तय होगा कि आपने जो बोला वो कितना सत्य है। विलियम वाइजर ने कहा ना, जाति व्यवस्था तो प्रकार्यात्मक रही। तो सत्य किसके दृष्टिकोण से? उच्च जातियों के दृष्टिकोण से। निम्न जातियों के हिसाब से देखिए तो उसमें भी दो सत्य दिखाई देंगे। जिन्होंने धर्म की आलोचना करना पाप माना, उनके लिए क्या है? बोला अच्छी व्यवस्था है। अम्बेडकर आते ही क्या कहेंगे? मूर्ख हो तुमको ये बता रहे हैं कि तुम्हारा पाप था और तुम पाप काटने आए हो और तुम मान ले रहे हो। क्या अगर तुम अपने आप ज्ञान अपने पास रखो, हमारा सत्य तो ये रहेगा। लेकिन अम्बेडकर के बाद की पीढ़ी के लोगों ने उसे माना कि वो सत्य दूसरा है, ये सत्य दूसरा है। क्लियर है? तो कुछ भी जो स्थायी नहीं है तो सत्य नहीं हो सकता। और अगर वो स्थायित्व होने का दावा कर रहा है तो समय विशेष में आपको बाउंड करना पड़ेगा उसे, कि इतने समय में आप बात कर रहे हैं। इसलिए इसलिए सत्य समय पर आधारित है। इसलिए कहा जाता है कि समय सबसे बड़ा सत्य है। कई लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक दिन समय आएगा जो क्या करेगा, आपको वो रियलाइज करा देगा। तो आज सत्य नहीं बन पा रहा ना, वो आपको समझ नहीं बन पा रही, लेकिन एक दिन क्या होगा, आपको रियलाइजेशन हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ, यही दुनिया का सबसे बड़ा। और आपकी दुनिया में कितने लोग हैं? 100, 50, 200, 2 करोड़। तो आप कहेंगे मेरी दुनिया का सत्य तो यही है। लेकिन जिनको आप नहीं जानते उन्होंने तो ये सब कुछ किया हुआ होगा। उनके अकॉर्डिंग आपको सत्य क्या नहीं है? नहीं हो सकता। हमारी बात समझ। तो तर्क से इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। सामान्य चर्चा में, क्योंकि हम इतने अस्थिर नहीं हो सकते। सामान्य व्यक्ति को इतना अस्थिर नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज पे क्या ना माने वो सत्य ना माने। तो हम मान लेते हैं कि ईश्वर सत्य है, माता पिता सत्य है, गुरु सत्य है, क्योंकि इससे हमारा दिमाग थोड़ा ठंडा रहता है। हम किसी पर भरोसा करने लगते हैं, भरोसे से हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। तो जो संभाल लेता है वो क्या नहीं करता? स्वीकार नहीं करता। नहीं संभाल पाता है वो कहते हैं बजरंगबली छोड़ो, आज का काम खत्म हो गया, बस इतना ही ठीक है। आज मंगलवार है या बुधवार है, प्रसाद खाओ, पढ़ के सो जाओ। सत्य है नहीं है सब भाड़ में जाए। आ रही बात समझ में? तो शाम को अपने गंगा जल लो, आधा पौवा क्वार्टर जो भी आपकी क्षमता है, पी के सोइए। सारा सत्य वही, ये उसका सत्य है। तो उसे सत्य से आंख मूझ ली, उसका ये सत्य है कि भाई ठीक है, उसे नहीं दिख रहा है सत्य, लेकिन क्या बदल जाएगा? नहीं बदले। अगले दिन उसे फिर वही सारी प्रोसेस रटेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए सत्य बदल देता है अपना, कि भैया मेरा सत्य तो यही। हरी बात समझ में? तो सापेक्षिकता बहुत खतरनाक चीज है उन लोगों के लिए जो सामान्य सोच के हैं, मतलब रेगुलर सोच नहीं। सापेक्षिकता उनके लिए अच्छी चीज है जो वाकई सत्य के निकट जाना चाहते हैं। सत्य को तो कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता है, तो असंभव। क्योंकि जैसे प्राप्त करेगा समय क्या होगा? बदल जाएगा, सत्य बदल गया फिर से। तो अटल सत्य कुछ नहीं, अंतिम सत्य ऐसी कोई चीज नहीं। सत्य भी सापेक्षिक। ठीक है? तो जिस चीज की व्याख्या कर रहे हैं उस समय और परिस्थिति को अगर ध्यान में रखेंगे तो वो उस समय का सत्य है। यही कौन कहना चाह रहा है? जुगेल हैबरमास। यही है तर्क। क्या है तर्क? कि जो कह रहे हो, जब कह रहे हो, तब के समय में सत्य मानो। हो सकता है आगे चलकर क्या हो जाए। तो ये है अभिव्यक्तिशील तर्क। वेबर ने तर्क क्या बोला था? कार्य कारण मिल जाए तो तर्क है। दुर्खीम और कांट ने क्या माना? जो दिख जाए वो तर्क है। इसने नई चीज व्याख्या कर दी। कि तर्क तो ये कहता है कि तुम जो मान चुके हो कि सत्य ये है, वो सत्य नहीं है। वो तो सापेक्षिकता के साथ सत्य लगता है। सापेक्षिकता हटा दो तो सत्य खत्म। तो हर विद्वान को कार्य कारण या तर्क की परिभाषा कैसी लग रही है? एक लेवल पर एडवांस हो जाता है। कांट बहुत आसान बात कर रहा था ना उस हिसाब से। सामान्य आदमी के हिसाब से सोचोगे तो कांट ठीक कह रहा था तर्क की परिभाषा। क्या? जो प्रत्यक्ष है यानी दिख रहा है वही तर्क है। सबकी समझ में आ गई बात। व्यवहार आगे बोले ना। व्यवहार को कहता है कि जो दिख रहा है वो नहीं, जो समझा जा रहा है वो सत्य है। हेबरमास कह रहा है कि ठीक है, समझ से ही सत्य बनते हैं, लेकिन अगर एक समझ आज बन गई है तो क्या जिंदगी में वही रहनी चाहिए? कोई जरूरी नहीं, क्योंकि जिस समय में बनी वो उस समय के लिए सत्य है। इसका मतलब क्या करें आप?
कि सापेक्षिकता के साथ समझें। क्लियर है? तो उसने ये लाइन और जो तो उसने लिखा था ना, टुवर्ड्स टू द रैशनल सोसाइटी। वेबर के तार्किक समाज से आगे कुछ है ये। किताब का नाम देखा है आपने भी? चलिए और लिखते हैं। लास्ट में क्या लिखा है? सत्य को समझने के लिए क्या आवश्यक है? सत्य एकांगी नहीं होता। सत्य की व्याख्या सापेक्षिकता के साथ होनी चाहिए, जो कि मार्क्स ने नहीं की। जो कि मार्क्स ने नहीं किया। फिर वही बात, अब मिड लागू हो गया। समझ कौन रहा है? सत्य को समझ कौन रहा है? व्यक्ति। तो सत्य किसका हुआ? उस व्यक्ति का सत्य हुआ। तो व्यक्ति का सत्य बराबर व्यक्ति निष्ठ सत्य। इससे भी तय होगा कि सत्य अंतिम नहीं होता। जैसा मेरी समझ में आगे सभी मैंने कहा, आपका सत्य 2-4 करोड़ का हो सकता है, लेकिन आप गारंटी नहीं दे सकते कि वो सबका सत्य। कई बार समझ में, तो इस लाइन को थोड़ा सा और ऐड कर लें हम लोग। हैबरमास कहते हैं कि पूर्व के विद्वानों ने मानव जीवन की व्यक्तिनिष्ठता को महत्व नहीं दिया। व्यक्तिनिष्ठता को महत्व नहीं दिया, जबकि वास्तविकता को व्यक्ति ही समझता है। और वह जरूरी नहीं है, और यह जरूरी नहीं है कि वैसा अन्य लोग भी समझें। क्योंकि कर्ता कोई भी क्रिया अपने तर्क या उद्देश्य के आधार पर करता है। इसलिए पूर्ण संभावना है इसलिए पूर्ण संभावना है कि वह अलग सम, दूसरे से अलग अपने सत्य का निर्माण स्वयं करे। ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पर? इससे आपको अंत मिल जाएगा हैबरमास का। क्रिया कैसी होनी चाहिए? अभिव्यक्तिशील क्रिया। बात समझ में आ रही? लिखा है आपने अभी? कौन सा सिद्धांत दिया? कम्युनिकेटिव एक्शन। यही सत्य है कि कर्ता उद्देश्य को, तर्क को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहा है? क्रिया करता है, यानी सत्य उसका व्यक्तिनिष्ठ होगा। लेकिन हैबरमास कहता है इससे पहले के विचारकों ने अपने अनुयायियों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वो मतलब पूर्व के चिंतकों के अनुयायी किस चीज के लिए बाध्य हो गए थे? कि वे अपने चिंतकों के अनुसार ही सोचें। ठीक है ना? जैसा कि काउंट ने किया, जैसा कि दुर्खीम ने किया, जैसा कि मार्क्स ने किया, लेकिन वेबर ने तोड़ा उसे। लेकिन वेबर के बाद के लोग फिर वैसे सोचने लगे जैसा कि वेबर ने। ठीक। मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे जो वेबर से अच्छा लगेगा मैं वो ले लूंगा, और जो मार्क्स अच्छा लगेगा मैं। तो
पूर्व के चिंतकों ने अपने अनुयायियों को क्या किया, अपने नियंत्रण में रखा, इसका मतलब ये तो हुआ। तो क्या कर दिया, कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, SATI, औपनिवेशीकरण कर दिया, औपनिवेशीकरण। समझते हो औपनिवेशीकरण? दूसरे की जमीन, दूसरे के दिमाग, दूसरे के चीज पर ऐसा कब्जा करो कि आपको लाभ मिले। अंग्रेज भारत में आए, भारत को क्या बनाया, कॉलोनी बनाई। क्यों? क्योंकि कच्चा माल ले गए, सस्ते में तो लाभ कमाया, उस कच्चे माल को इंग्लैंड की मशीनों से जाकर कपड़ा बनाकर ड्रेस बनाई, आके फिर बेची, डबल लाभ कमाया। तो भारत की जमीन उनके लिए उपनिवेश हो गई। उपनिवेश यानी मुख्य निवेश कहाँ है, इंग्लैंड में। उस निवेश को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ से भी क्या चाहिए, पैसा कमाएंगे तो वहां निवेश करेंगे। तो ऐसे ही इन लोगों ने किया। पूर्व के चिंतक कौन हो गए हमारे एग्जाम के संदर्भ में, अंग्रेज हो गए, और अनुयायी कौन हो गए, भारतीय हो। तो अगर अनुयायी अपने चिंतकों की बात को मानता रहेगा तो ताकत किसको मिलेगी, चिंतकों को मिलेगी। तो वो हमें एक तरह से बांध दे रहे हैं, हमारा औपनिवेशीकरण कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ये तर्क का और ज्ञान का क्या हो गया, औपनिवेशिक कॉलोनाइजेशन। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने तर्क की परिभाषा क्या दी, उनके लिए तर्क उस समय का ज्ञान क्या है, तर्क है। क्या तर्क दे रहे हैं, जो दिख रहा है वो समझो। तो जिन्होंने समझा वो औपनिवेशीकृत हो गए। फिर व्यापार आया, कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वो समझो, और वो क्या है कि समझ को समझो, दिखने वाले पार्ट को छोड़ दो। तो वेबर ने अपने फॉलोअर्स को ये ज्ञान दिया कि तर्क ये होता है। हर विचारक तर्क को अपने हिसाब से व्याख्यायित कर रहा है, ऐसा हैबरमास का मानना है। अभी कहा था, एक के लिए तर्क दिखाई देता है, जो दिख रहा है उसको मानना तर्क। एक ने कहा कि जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं है, जो दोनों कर रहे हैं मुझे समझना है, इंटरप्रिटेशन है, वो असली तर्क है, उसी को तर्क कहते हैं। हैबरमास कहता है तुम दोनों ने क्या किया है, अपनी थ्योरी लगाकर बाकी लोगों को बांध दिया, और तुम्हें लगा कि तर्क इतना ही होता है ना, ये सत्य नहीं। तर्क को अभिव्यक्ति में देखना चाहिए, नई चीज दे दी उसे। तो अभिव्यक्तिशील तर्क होगा, अभिव्यक्तिशील क्रिया हो गई। यानी क्रिया में हमेशा करता क्या करता है, अपने आप को अभिव्यक्त करता है। और अपने आप को अभिव्यक्त करेगा तो क्या जरूरी है कि वो पढ़ाने वाले को अभिव्यक्त करे? व्यवहार कहता है, हैबरमास कहता है बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कौन सी क्रिया अच्छी मानी जाएगी हैबरमास के अनुसार, अभिव्यक्तिशील क्रिया ज्यादा अच्छी चीज है, अभिव्यक्तिशील तर्क ज्यादा अच्छी चीज है। तो तर्क ये नहीं देखता है, तर्क ये नहीं है कि किसी को समझो, तर्क ये है कि आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते, और अभिव्यक्त करने से पूरा चांसेस है कि आप अपने आप को देख पाओ, ना कि अपने पिछले बार। तो ज्ञान और तर्क का औपनिवेशीकरण से मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या ले आइए आप, अभिव्यक्तिशील क्रिया ले आइए, आपको इन दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। ये ज्ञान का औपनिवेशीकरण। इसके लिए पूर्व चिंतकों की आलोचना है, उस आलोचना के लिए ये शब्द का प्रयोग। समझ में आई बात, ये ज्ञान का औपनिवेशीकरण होता है। ठीक है, और थोड़ा सा और शब्द, अभिव्यक्ति की, जो अभिव्यक्ति आप करेंगे दूसरे के साथ संचार करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बेसिकली क्रिया क्या हुई, संचारशील होगी। सत्य संचारशील हुआ, मैंने किसी से समझा क्रिया करते हुए। तो इन गधों ने यानी पहले वालों ने कहता है क्या किया है, विकृत संचार किया। बात समझ में आ रही ना? विकृत संचार कौन सा होता है, जो क्रिया चल रही थी तुमने उसमें अपना कर मैं रहा हूं, वो पीछे के दिमाग से कोई मुझे कह रहा है कि ऐसा करो, तो सामने वाले से संचार तो मेरा हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए क्या होगा, वो विकृत होगा, क्योंकि उसमें मेरा अर्थ नहीं छुपा रहेगा। जो पीछे वाला बोल रहा है वही मैं फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, तो फिर मेरा तर्क कहाँ है उसमें, मेरी अभिव्यक्ति तो है ही नहीं, मेरा संचार तो है ही नहीं। दूसरे की कही गई बात को मैं डायलॉग के तौर पर बोल दूंगा, क्या होगा, मेरा बात तो नहीं आने वाली उसमें। तो इन लोगों ने कैसा संचार किया है, विकृत संचार को, विकृत संचार की धारणा किसकी है,
और क्या कर दिया, अपने तक सीमित रखा, तो संचार का क्या हो गया, केंद्रीकरण हो गया। जबकि होना क्या चाहिए, संचार को विकेंद्रित होना चाहिए। विकेंद्रित का मतलब मेरे एंगल से मुझे जो लगता है मैं वो कहूंगा, जो मैंने समझा। तो क्वेश्चन बना है, किसने अविकृत संप्रेषण का समर्थन किया है। तो जाहिर सी बात है, जो विकृत संचार की आलोचना करेगा किसका समर्थन कर देगा, अविकृत, अनडाइल्यूटेड या अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन का समर्थन है। तो संचार से ही आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं, बिना संचार के आपकी अभिव्यक्ति संभव नहीं है क्या, नहीं। क्या, अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन, यानी फैला हुआ नहीं होना चाहिए, छितरा हुआ नहीं होना चाहिए, डाइवर्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसी स्थिति अगर मुझे मिल जाए, मुझे मतलब हैबरमास को मिल जाती है, तो एक तुलना और कर लेते हैं। कथन लिखा है आपने, कभी कथन लिखे नहीं, मैंने बताया था कुछ कथन भी हैं। तो कथन नहीं, बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया किसने आदर्श कथन का समर्थन किया। अब कभी आदर्श कथन तो सब कुछ समर्थन करेगा, लेकिन महत्व समझिए। आदर्श कथन का मतलब क्या हुआ, आदर्श कथन, कथन की स्थितियां, ये बात कौन बोलेगा, हैबरमास। तो आदर्श कथन कौन सा होगा, जब आप अविकृत संचार कर पाएंगे। तो जो कथन बोलेंगे वो कैसा होगा आपके लिए, आदर्श होगा। आदर्श मतलब जो कहना चाहते थे मन से समझ के वही कहेंगे, तो आपके लिए सबसे अच्छा स्टेटमेंट वो होना चाहिए। अभिव्यक्त करेंगे ना, और अपनी इच्छा के, अपने तर्क से, अपने समझ से अगर अभिव्यक्त करेंगे, तो वो आदर्श अभिव्यक्ति होगी कि नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। किसी को लगता है आदर्श अभिव्यक्ति मुझे अपने प्रेम की कैसे होगी कि मैं किसी को 14 तारीख को, 14 फरवरी को फूल दे दूं, ये मेरी तरफ से क्या है, आदर्श। ठीक। और जैसा कि स्टाइल चल रहा है आजकल कि घटनाओं बैठकर प्रपोज करना, मतलब साफ साफ संकेत है कि सरेंडर अभी से करना है, आगे का ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे हम आपको, दोनों पैरों पर अभी घुटनों पे आ जाओ अगर साथ चलना है ना। अब कोई पश्चिमी यूपी का है, अपना जाट भाई सा है ना, उसकी अभिव्यक्ति देखो, उसका आदर्श कथन क्या होगा, कह रहे थे सब क्या है, चोचले बोलता है उनको, कुछ लोग होते हैं हर समाज में पाए जाते हैं, है ना, तो मूवी में भी दिखाया गया होगा। अब उसका अपना आदर्श कथन है, क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी। अब कोई सुनेगा तो वो संट हो जाएगा कि यार बकवास कर रहा है आदमी, नहीं। या मेरे दादाजी चाहते हैं कि मेरे बच्चे तुम मेरे बच्चों की माँ बनो, चलो साहब थोड़ा और अच्छा कर दिया उसने। सबका आदर्श कथन कैसा है, अपना अपना, ठीक। तो शाहरुख खान की मूवी देखकर आएगा तो उसका आदर्श कथन होगा, सलमान खान के देखकर आएगा तो बॉडी शॉडी बनाकर आएगा, जॉन अब्राहम को देखेगा तो गाड़ी चलाकर आएगा, बड़ी सी गाड़ी लेकर आएगा, है ना, धूम धूम करेगा थोड़ा सा तब बात बनेगी। और राजकुमार हो, नाना पाटेकर हो, उनकी स्टाइल में होगा तो सबका आदर्श कथन अलग लगा। और लेकिन वो बात पूरी कह देगा, ऐसा नहीं है उसमें, ये अविकृत संचार नहीं, उसने जो भी कहा है वो उसके लिए आदर्श है, इसलिए पूरा संचार किया उसने। सामने वाला ना समझे, समझे या मना कर दे वो अलग बात है, परिणाम की बात नहीं कर रहा। सामने वाला कोई भी लड़की कहेगी अजीब बकवास कर रहा है, भागे ऐसे, ऐसे प्रपोज करते हैं किसी तो उसके लिए आदर्श प्रपोजल क्या है, हम लोग सब जानते हैं क्या स्थिति। तो वो मूवी देखकर आदर्श कथन अब ये बन गए। तो ये भी अविकृत संचार। मूवी देखकर अगर आप प्रपोज किसी को कर रहे हैं, या मूवी देखकर आप चाहते हैं कि कोई आपको ऐसे प्रपोज करे, तो कैसा संचार होगा ये, क्योंकि आपके दिमाग पर कोई हावी है, आपको पूरा मौका नहीं मिला बात करने,
है ना। तो कुछ लोग फिर एकदम ही यूनिक तरीके से संचार करते हैं, शादी करेंगे तो हवा में तैरते हुए जहाजों से, है ना। कुछ लोग बरमाला फैलाते हैं जब पैराग्लाइडिंग करते करते में बाहर, तो वो एकदम ही मूल संचार होता है, इसमें कोई विकृति नहीं, प्योर अविकृत संचार होता है। ठीक है, तो वही गाना, किसी बात को तुम कुछ घुमा फिरा के कहते तो अच्छा लगता। क्लियर है यहाँ तक? ये है आपके जुर्गेन हैबरमास। हाँ जी। मैं मूवी को देखता ही व्यू के साथ हूं, अलग व्यू नहीं है। हर मूवी को व्यू के साथ देखा जाता है। आप मूवी में डूब जाते हैं, मैं मूवी को ऊपर से देखता हूँ। सत्य पकड़ना है तो सत्य को साथ चलेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो अच्छा लगने लगेगा, खराब लगने लगेगा। लेकिन सत्य को ऊपर से देखेंगे, ना तो अच्छा लगेगा ना वो खराब लगेगा, है ना। जैसे बियर गिल्स डिस्कवरी में क्या करता है, क्या खा लेता है, आपको क्या लगता है कैसे कर रहा है, बकवास आदमी, कितना घिनौना आदमी। आप सत्य के साथ चल रहे हैं, वो सत्य को ऊपर से देख रहा है, सिखाना क्या चाह रहा है, सर्वाइवल। तो मनुष्य का सर्वाइवल सबसे जरूरी अगर किसी को लग जाता है, तो वो उसकी हैबिट नहीं है, उसका खाना नहीं है। हम क्या मान लेते हैं, कुछ भी खा लेता है, वो खा नहीं रहा है, वो ये बता रहा है कि संकट में पड़े तो आप ये भी खा सकते हैं। हम क्या मान लेते हैं, ये कुछ भी खा लेता है, आदमी कैसे खा लेगा कुछ। लेकिन वो आपको सिखा रहा है, इसलिए आपको बता रहा है कि इसमें से इतना हिस्सा खा लीजिए, बाकी हिस्सा फेंक सकते हैं अगर जिंदा रहना है तो। आपके लिए खाना स्वाद होता है, परसा परसा थाली में अच्छे से ड्रेस हो। वो कहता है कि खाना तो बेसिकली स्वास्थ्य के लिए जरूरी है ना, तो क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन। तो मिल जाता है उतना, सब काम चला। तो पेट भरने के लिए खाएंगे तो सत्य को जिएंगे आप, और शरीर के लिए खाएंगे तो सत्य के ऊपर चल रहे हैं आप। ठीक है, तो सुख चाहिए तो 8 घंटे सोइए, 9 घंटा, 10 घंटा, जितना कम लगे। और सत्य के साथ चलना है तो सत्य के ऊपर से देखना, तो 6 घंटा इस एज में पर्याप्त। आई हो समझ में? तो